गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पों में लैंगिक जनन। पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हम आज जानेंगे दो पौधे के बारे में। कितने पौधे के बारे में? दो पौधे के बारे में। एक पौधा है आपका आवृतबीजी, आवृतबीजी, और एक आपका है अनावृतबीजी। हमने कहा एक आपका कौन सा है? आवृतबीजी, और एक कौन सा था आपका? अनावृतबीजी। कहेगा आवृतबीजी पौधे किसे कहेंगे? देखो, ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करते हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आवृतबीजी। उन्हें क्या बोलेंगे हम? आवृतबीजी। और ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न ना करते हों, जिसमें पुष्प ना लगता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनावृतबीजी। खत्म करें? दो वर्ड याद कीजिएगा बस। अगर कहीं भी आ जाए आवृतबीजी, तो आवृतबीजी में उसका मतलब क्या हुआ कि वह पौधा पुष्प उत्पन्न कर रहा है, मतलब ऐसे पौधे बात कर रहे हैं जिसमें क्या लगा है? पुष्प। अगर कहीं आ जाए अनावृतबीजी, तो इस मतलब यह हुआ कि ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जिसमें पुष्प नहीं है। खत्म करें? अब हमें पढ़ना क्या है? पुष्पों में लैंगिक जनन। पुष्पों में लैंगिक जनन, तो यहाँ पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ना है, तो कौन पौधा लें? आवृतबीजी या अनावृतबीजी? हम कौन लेंगे? आवृतबीजी। कौन लेंगे? आवृतबीजी। हमें पढ़ना है आवृतबीजी पौधों के पुष्पों में लैंगिक जनन। क्लियर है? जल्दी बोलो। हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पुष्प क्या होता है। हमने कहा हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुष्प क्या होता है। तो चलिए सुनते हैं पहले। देखो बच्चों, जो पुष्प होता है, जो क्या होता है? पुष्प होता है वह किसी पौधे का, मान लो पौधा है, कहाँ दिखा दें, मान लो ये क्या है? पौधा। ये क्या है? पौधा। अब ये क्या कहते हैं? इसे तना। इसे क्या बोलते हैं? तना। चाहे बोलना तना, चाहे क्या बोलना? प्ररोह। चाहे बोलना तना, चाहे क्या बोलना? प्ररोह। और ये क्या होता है? मूलांकुर, जिसे बोलते हैं जड़। इसे क्या बोलते हैं? जड़। क्लियर है? तो पौधे में जो चीज़ ऊपर रहेगा, तना किससे बनता है? प्ररोह से। और जो जाएगा नीचे जमीन में, उसे क्या बोलेंगे? जड़। आओ यहाँ पे। अब हमने कहा ये क्या था? पौधा था। ये क्या था? पौधा ना। तो पौधे की क्या है? प्ररोह है। पौधे की क्या है? प्ररोह है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो कहेगा पुष्प क्या होता है? तो बोलोगे पुष्प पौधे का, पौधे के प्ररोह का, पौधे के प्ररोह का रूपांतरित रूप होता है। रूपांतरित रूप होता है। हमने कहा प्ररोह था। ये क्या था? प्ररोह। और जो इस प्ररोह में क्या है? बदलाव। देखो ये प्ररोह बढ़ गया इधर आगे, अब आगे जाकर ये भी क्या कर गया? बढ़ गया। इसमें क्या हुआ है? बदलाव। तब क्या बना? पुष्प। तब क्या बना? पुष्प। मतलब जब प्ररोह, पौधे के प्ररोह में क्या होता है? बदलाव, या क्या होता है? रूपांतरण, तब क्या बनता है? पुष्प। हमने कहा जब पौधे के प्ररोह में, जब पौधे के प्ररोह में होता क्या है? बदलाव, या होता क्या है? रूपांतरण, तब क्या बनता है? पुष्प। तो कहेगा पुष्प किसे कहेंगे? तो बोलना पुष्प किसी पौधे के प्ररोह का क्या होता है? रूपांतरित रूप होता है। बोलोगे पुष्प किसी पौधे के प्ररोह का क्या होता है? रूपांतरित रूप होता है। अब देखो, अगर कोई पौधा है तो पौधे में ये बताओ सबसे अच्छा चीज़ क्या दिखता है? पुष्प। अगर कोई पौधा है तो पौधे में सबसे अच्छा क्या दिखता है? पुष्प दिखता है। नहीं? जैसे मान लो किसका पौधा है? गुलाब का। किसका पौधा है? गुलाब का। और गुलाब का सबसे अच्छा या सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है? पुष्प। तो बोल सकते हो, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, जो पुष्प होते हैं वह पौधे के सबसे आकर्षक अंग होते हैं। पुष्प जो होते हैं वह पौधे के सबसे आकर्षक अंग होते हैं। क्लियर है? कहें पुष्प किसे कहेंगे? बोलना पुष्प किसी पौधे का, किसी पौधे के प्ररोह का क्या होता है? रूपांतरित रूप होता है, या पौधे का क्या होता है? सबसे आकर्षक अंग होता है। और इसी पर किसके? पुष्प के जो क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? जनन अंग। वो क्या होते हैं? इस होते हैं। क्लियर है? हमने कहा इसी पर जो पौधे क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। पौधे जो क्या होते हैं? जनन अंग, वो क्या होते हैं? इसी होते हैं। चाहे हो नर जनन अंग, चाहे कौन हो महाजनन अंग। चाहे हो नर जनन अंग, चाहे कौन हो महाजनन अंग। और लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रियाएं, लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रियाएं पुष्प द्वारा ही क्या संपन्न होती हैं। लैंगिक जनन की जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी, अब जनन अंग होगा, कौन जनन होगा? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की जितनी भी प्रक्रियाएं क्या होंगी? संपन्न होगी। और किसके द्वारा संपन्न होंगी? पुष्प द्वारा। पुष्प तो लोग नहीं हुआ। कहेगा पुष्प किसे कहेंगे? तो बोलना पुष्प किसी पौधे के प्ररोह का क्या होता है? रूपांतरित रूप होता है। पुष्प किसी पौधे के प्ररोह क्या होता है? रूपांतरित रूप होता है। अर्थात किसी पौधे के प्ररोह के रूपांतरित रूप को ही, किसी पौधे के प्ररोह के रूपांतरित रूप को ही हम बोलते क्या हैं? पुष्प। पुष्प जो होता है वह पौधे का सबसे क्या होता है? आकर्षक अंग होता है। पुष्प जो होता है वह किसी पौधे का क्या होता है? सबसे आकर्षक अंग होता है। पौधे के सभी जनन अंग किस पे होते हैं? पुष्प पे। और लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रियाएं किस पे संपन्न होती हैं? किससे संपन्न होती हैं? पुष्प से। पुष्प क्लियर नहीं हुआ? अब सुनो, देखो जो पुष्प होता है वह अक्ष के
पुष्प जो पुष्प होता है वह अक्ष के, या बोल सकते हैं पौधे के अक्ष के चारों तरफ पुष्पों की व्यवस्था को, पौधे के अक्ष के चारों तरफ पुष्पों की व्यवस्था को हम बोलते क्या है? पुष्पक्रम। क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम। सुनो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा ये क्या है? पुष्प का अक्ष पौधे का अक्ष है कि नहीं है? ये क्या है? पौधे का अक्ष है, और इस पर पुष्प जो एक जा रहा है इस तरफ, एक जा रहा है इस तरफ, ऐसे समझिए। ये मान लो क्या है? ये आपका है क्या? ये है पौधे का अक्ष, और इसमें कोई पुष्प इस तरफ, कोई पुष्प इस तरफ, कोई पुष्प इस तरफ, कोई पुष्प इस तरफ, तो ये कुछ न कुछ व्यवस्था नहीं है, तो बोलोगे पौधे के अक्ष के चारों तरफ पुष्पों की व्यवस्था को हम बोलते क्या है? पुष्पक्रम। फिर सुनो, हमने कहा पौधे के अक्ष के चारों तरफ पुष्प की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। और पुष्प जो होता है वह जिस अक्ष से क्या जुड़ा होता है? पुष्प जो होता है वह जिस अक्ष से क्या होता है? जुड़ा होता है, उसे हम बोलते क्या हैं? उसे हम बोलते हैं पुष्पक्रम वृंद। क्या बोलेंगे हम? पुष्पक्रम वृंद। हमने कहा पुष्प जो होता है वह जिस अक्ष से क्या जुड़ा होता है। अच्छा, बहुत सारे रहेंगे पुष्प पौधे में, रहेगा ना? अरे पौधा है तो पौधे में अक्ष क्या रहेंगे? बहुत सारे रहेगा, नहीं रहेगा? तो पुष्प जो होता है जिस अक्ष से क्या होगा? जुड़ा रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम वृंद। उसे क्या बोलोगे? पुष्पक्रम वृंद। इतना क्लियर नहीं हुआ? अब पुष्पक्रम वृंदों से जो पुष्प होता है जुड़ा किससे होता है? पुष्प वृंद से। हमने कहा ये तो क्या हो गया? जो ब्लैक वाला बनाया गया है, ब्लैक वाला, ये क्या है? पुष्पक्रम वृंद। अब पुष्पक्रम वृंदों से जो पुष्प होता है, गोला गोला क्या है? पुष्प है। जो पुष्प होता है वह किससे? पुष्प वृंद द्वारा क्या जुड़ा होता है? पुष्प वृंद द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। इतना क्लियर नहीं हुआ? हमने कितने चीज़ बोला? 3। पहला हमने क्या बोला? पुष्पक्रम। हमने कहा पौधे के अक्ष के चारों तरफ पुष्पों की व्यवस्था को, पौधे के अक्ष के चारों तरफ पुष्पों की व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम। क्या बोलोगे? पुष्पक्रम। अब बोलोगे कि जिस अक्ष से पुष्प क्या जुड़ा होता है, जिस अक्ष से पुष्प क्या होता है? जुड़ा होता है, उस अक्ष को बोलते कहाँ हैं हम? पुष्पक्रम वृंद। क्या बोलोगे? पुष्पक्रम वृंद। क्लियर है? अब पुष्पक्रम वृंदों से, पुष्पक्रम वृंदों से जो पुष्प होता है जुड़ा किससे होता है? पुष्पवृंद से। पुष्प, अरे मान लीजिए ये हमारा हाथ का हो गया, पुष्प हो गया, ये उंगली का है पुष्पक्रम वृंद। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ बताओ? ये हुआ पुष्पक्रम वृंद। ये क्या हुआ? पुष्पक्रम वृंद। तो पुष्पक्रम वृंद से जो पुष्प होता है वह पुष्पवृंद द्वारा क्या हो? जुड़ा होता है। पुष्पवृंद क्लियर हो कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, पुष्पवृंद क्लियर हुआ? अब सुनो यहाँ पे देखो, पुष्पवृंतों के निचले भाग पर या आधार पर, पुष्पवृंतों के निचले भाग पर ये बोलोगे ये क्या हुआ? पुष्पवृंत हुआ। तो इसके आधार पर मिलते हैं छोटे छोटे पत्र, इनके आधार पर मिलते क्या हैं? छोटे छोटे पत्र, जिन्हें बोलते हैं हम क्या? शाहपत्र। जिन्हें हम क्या बोलेंगे? शाहपत्र। बोलते हैं क्या हैं? ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। क्लियर है? जल्दी बोलो। हमने कहा पुष्पवृंत के आधार पर छोटे छोटे मिलते क्या हैं? पत्र। छोटे छोटे मिलते क्या हैं? शाहपत्र। उन्हें या छोटे छोटे मिलते क्या हैं? पत्र, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? शाहपत्र। जिन्हें क्या बोलेंगे हम? शाहपत्र। इतना क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बोलो। तो बताओ पुष्प, इतना क्लियर नहीं हुआ? कहेगा पुष्प किसे कहेंगे? तो वो क्या बोलना है? बोलोगे कि पौधे के प्ररोह के रूपांतरित रूप को ही हम बोलते क्या हैं? पुष्प। जो पुष्प होता है वह पौधे का सबसे आकर्षक अंग होता है। पौधे के सभी जनन अंग पुष्प पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं, और लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रियाएं पुष्प द्वारा ही क्या संपन्न होती है? लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रियाएं पुष्प द्वारा क्या संपन्न होती है। आगे बताए हम कि पुष्प पौधे के अक्ष के चारों तरफ पुष्प की व्यवस्था को, पुष्पों की व्यवस्था को हम बोलते क्या हैं? पुष्पक्रम। हम क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम। और जो पुष्प होता है वह जिस अक्ष से क्या जुड़ा होता है? जिस अक्ष से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, उस अक्ष को हम बोलते क्या हैं? पुष्पक्रम वृंद। उस अक्ष को हम क्या बोलेंगे? पुष्पक्रम वृंद। हमने कहा कि जो पुष्प होता है वह पुष्पक्रम वह पुष्पवृंतों द्वारा किससे? पुष्प से क्या जुड़ा? पुष्पक्रम से क्या जुड़ा होता है? हमने कहा जो पुष्प होता है वह पुष्पवृंत द्वारा पुष्पक्रम से क्या होता है? जुड़ा होता है। क्लियर है? अब बोले कि पुष्पवृंत के आधार पर मिलते क्या हैं? छोटे छोटे पत्र, जिन्हें हम बोलते क्या हैं? शाहपत्र। जिन्हें हम क्या बोलेंगे? शाहपत्र। इतना क्लियर नहीं? जल्दी बोलो। पुष्पक्रम क्लियर हुआ? अब आ जाओ वर्ड है कौन सा? पुष्पासन। एक वर्ड कौन सा है? पुष्पासन। इसे मिटा दें। अब ये क्लियर हो चुका है कि नहीं? बताओ। ये क्लियर हो चुका है कि एक बार फिर रिवाइज करें पुष्प क्या होता है? चलो एक बार फिर रिवाइज कर लो। हमने कहा पुष्प क्या होता है, तो हमने क्या बोला? पुष्प किसी पौधे क्या होता है? किसी पौधे के प्ररोह क्या होता है? रूपांतर रूप होता है। जब कोई किसी पौधे के प्ररोह में क्या होगा? रूपांतर होगा तब क्या बनेगा? पुष्प। अर्थात यह पौधे का सबसे क्या होता है? आकर्षक अंग होता है। पौधे की जितनी भी जन क्रियाएँ हैं या पौधे का जितने भी जन अंग हैं कहाँ रहेगा? पुष्प पे। अब बोले जो लैंगिक जनन की संपूर्ण क्रियाएँ होंगी वह किससे होंगी? पुष्प से। करवा दिए। अब बताया कि पुष्प के अक्ष के चारों तरफ, पौधे के अक्ष के चारों तरफ, बोल सकते हैं पौधे के प्ररोह के चारों तरफ पुष्प जिस व्यवस्था में क्या होता है? व्यवस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं, उस व्यवस्था बोलते क्या है हम? पुष्पक्रम। बोल दिए।
पुष्प जो होता है वह जिस अक्ष से क्या होता है जुड़ा होता है उसे बोलते हैं कि हम पुष्पक्रम बिंद। अब बोल दिए पुष्पक्रम बिंद से जो पुष्प होते हैं वह पुष्प बिंदु द्वारा क्या जुड़े होते हैं। पुष्पक्रम बिंदु से जो पुष्प होते हैं वह पुष्प बिंदु द्वारा क्या जुड़े होते हैं। पुष्प बिंदु के आधार पर छोटे छोटे मिलते क्या हैं पत्र, जिन्हें हम बोलते क्या हैं सहपत्र। तो बताओ पुष्प क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जाओ यहाँ पे एक पढ़ना हमें क्या है पुष्पासन। हमें क्या पढ़ना है बड़े बच्चा पुष्पासन। पुष्पासन का पढ़ना है पुष्पासन, ये पुष्पा नहीं पुष्पासन। सुनो यहाँ अगर हम ब्रेक करें किसको पुष्पासन को, किसको ब्रेक करें पुष्पासन को, इसे मिटा दे तो हमने कहा अगर वर्ड ब्रेक किया जाए किसको पुष्पासन को, तो यहाँ पुष्पासन ब्रेक करने बन जाएगा पुष्प पुष्प और यहाँ सन है तो पुष्प का आसन। पुष्प का आसन मतलब पुष्प जिस आसन पर बैठता है उसे क्या बोलेंगे हम पुष्पासन। यहाँ देखो अगर ये क्या था बताओ, ये था आपका पुष्पवृंत, ये क्या था पुष्पवृंत और ये क्या है पुष्प। तो बैठा कहाँ है पुष्प, यहाँ बैठा कि नहीं बैठा बताओ पहले। ऐसे देखो ऐसे हमने कहा कि जो ये है ये जो आपका ये क्या है पुष्पवृंत, यही बना रहे हैं इतना भाग। ये क्या है पुष्पवृंत है कि नहीं है, क्या है पुष्पवृंत है बताओ। और इसके ऊपर पुष्प क्या है बैठा है, इसके ऊपर ही पुष्प क्या है बैठा है, तो यहाँ क्या होगा पुष्पासन। तो बोलोगे पुष्पवृंत का ऊपरी सिरा, पुष्पवृंत का ऊपरी सिरा जिस पर या ऊपरी भाग जिस पर पुष्प क्या होता है आश्रित होता है, जिस पर पुष्प क्या होता है आश्रित होता है बैठा हुआ होता है उसे हम क्या बोलेंगे पुष्पासन। बोलोगे पुष्पवृंत का ऊपरी सिरा जिस पर पुष्प आश्रित होता है, जिस पर पुष्प आश्रित होता है उसे ही हम क्या बोलेंगे पुष्पासन, उसे ही क्या बोलोगे पुष्पासन। यह होती है एक हल्की, यह होती है एक छोटी संरचना, यह क्या होती है छोटी संरचना। तो बताओ पुष्पासन के लिए नहीं हुआ, कहेंगे पुष्पासन किसे कहेंगे, तो बोलना पुष्पवृंत का ऊपरी सिरा जिस पर पुष्प आश्रित होता है, जिस पर पुष्प बैठा हुआ होता है उसे ही बोलते क्या है पुष्पासन। यह होती है एक छोटी सी संरचना। क्लियर है। और इसी पर पुष्प के चार पत्र, पुष्प में कितने पत्र होते हैं चार, पुष्प में कितने पत्र होते हैं चार, और इसी पर पुष्प के चारों पत्र या चारों चक्र बोल सकते हो, चारों चक्र, इस पर ही पुष्प के चार चक्र क्या होते हैं आश्रित होते हैं, इस पर ही पुष्प के चार चक्र क्या होते हैं आश्रित होते हैं। बताओ पुष्पासन क्लियर नहीं हुआ। अभी बता देंगे चार चक्र कौन कौन से हैं। बताओ कहीं पुष्पासन किसे कहेंगे, तो बोलना कि पुष्पवृंत का ऊपरी सिरा जिस पर पुष्प आश्रित होता है उसे हम बोलते क्या हैं पुष्पासन। पुष्पासन जो होता है वह एक छोटी छोटी क्या संरचना, और पुष्प के चार चक्र, पुष्प के चार चक्र पुष्पासन में ही क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं, पुष्पासन में ही क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। तो बताओ पुष्प क्लियर नहीं हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। चलिए तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। हमें पढ़ना है पुष्प की क्या पढ़ना है संरचना। यहाँ पे पुष्प में होते हैं कितने चक्र चार, अभी बता दिए हम। पुष्प में कितने चक्र होते हैं चार, और ये चारों चक्र ये मान लो कौन है पुष्पासन। यहाँ ये बनाए ये फिगर किसका है पुष्प का, ये बताओ ये चीज़ का है, ये चीज़ का है, ये चीज़ है आपका पुष्पवृंत। पुष्पवृंत पढ़ा चुके हैं। पुष्प जो पुष्प होता है वह किसके पुष्पक्रम बिंदु द्वारा, पुष्पक्रम बिंदु से पुष्पवृंत द्वारा क्या जुड़ा होता है, पुष्पवृंत द्वारा क्या होता है जुड़ा होता है। करवाते नहीं करवाते बताओ। पढ़ा चुके हैं पुष्पवृंत का ऊपरी सिरा, ऊपरी भाग जिस पर पुष्प क्या होता है आश्रित होता है, जिस पर पुष्प क्या होता है आश्रित होता है उसे बोलते क्या है पुष्पासन। उसको क्या बोलेंगे पुष्पासन। अब पुष्पासन पे ही पुष्प के चार चक्र, कितने चक्र चार चक्र। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कितने चक्र हुए 1 2 3 4। तो पुष्पासन पर ही पुष्प के चारों चक्र चारों तरफ में क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं, चारों ओर से क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। खत्म करें। अब हमें पढ़ना है पुष्प के कितने चक्र के बारे में, चार चक्र। अब पुष्प के कौन कौन चार चक्र होते हैं, तो चलिए पढ़े। पहला पुष्प का जो पहला चक्र है हम एक तरफ दिखाएंगे, एक तरफ वाला बताएंगे, एक तरफ वाला हो जाएगा। ये जो पहला चक्र है इसे बोलते हैं बाह्यदल, इसे क्या बोलेंगे हम बाह्यदल। जो दूसरा चक्र होता है इसे हम बोलते हैं दल, इसे क्या बोलेंगे हम दल। जो तीसरा चक्र होता है इसे हम बोलते हैं पुमंग, क्या बोलेंगे इसे हम पुमंग। और जो चौथा चक्र होता है इसे बोलते हैं जायांग। इसे बोलना क्या स्त्री केसर, जायांग नहीं, चाहे बोलना आप स्त्री केसर, स्त्री केसर, या बोलना आप अंडप, चाहे बोलना आप स्त्री केसर, चाहे क्या बोलना अंडप। यहाँ तो कोई दिक्कत।
हमने कहा पुष्प के कितने चक्र? 4। पुष्प के कितने चक्र? 4। पहला कौन सा? पुष्पासन। ओह सॉरी, पहला कौन सा? बाह्य दल। दूसरा कौन सा? दल। तीसरा कौन सा? पुमंग। और चौथा कौन सा? स्त्री केसर। क्लियर है? आप सुनिए पहले, बताओ यहाँ कितनी पत्ती है? पत्र मतलब चक्र, मतलब चक्र है ना। तो बताओ यहाँ कितनी पत्ती है? पुष्प में होती क्या है? पत्तियाँ। क्या होती हैं? पत्तियाँ होती हैं ना। तो यहाँ कितनी पत्ती? एक पत्ती। तो अगर एक पत्ती रही, क्या बोलोगे? बाह्य दल। अगर पत्तियों के क्या ले लो? समूह। हर पत्तियों क्या ले लेंगे हम? समूह। तो उसे हम बोलेंगे बाह्य दल पुंज। उसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। अगर एक पत्ती है तो क्या बोलेंगे? बाह्य दल। अब कई पत्तियां हैं, बाह्य दल, कई सारे बाह्य दल हैं, तो हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। ऐसे यहाँ जाओ, यहाँ अगर एक पत्ती है लाल वाली तो उसे क्या बोलेंगे? दल। अगर कई दल हैं या कई पत्तियां हैं किसी दलों की तो क्या बोलेंगे हम? दल पुंज। क्या बोलेंगे? दल पुंज। ऐसे यहाँ देखो, अगर एक पुमंग, अगर एक ही चीज़, एक पुमंग है, अगर एक ही पुमंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, इसे पुमंग नहीं बोलते, इसे बोलते पुंकेसर। इसे क्या बोलते हैं? पुंकेसर। सुनो यहाँ पे, हमने कहा अगर एक चीज़ है तो क्या बोलेंगे? पुंकेसर। अगर एक चीज़ है तो क्या बोलेंगे? इसे पुंकेसर। अगर कई सारे पुंकेसर ऐसे ऐसे हैं तो क्या बोलेंगे? पुमंग। हम क्या बोलेंगे? पुमंग। ऐसे आ जाओ, अगर यहाँ एक अंडप है तो क्या बोलेंगे? अगर एक ये चीज़ है, संरचना अगर एक ही है तो उसे क्या बोलेंगे? स्त्री केसर अंडप। स्त्री केसर या अंडप। अगर ऐसे बहुत सारी संरचनाएँ हैं और कई सारी हैं, अंडप एक से अधिक है तो उसे क्या बोलेंगे? हम जायांग। उसे हम क्या बोलेंगे? जायांग। तो कहेगा पुष्प कितने चक्र? 4। पुष्प कितने चक्र? 4। पहला होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। दूसरा आपका हो जाएगा दल पुंज। दल पुंज। तीसरा आपका हो जाएगा कौन सा? पुमंग। और चौथा आपका हो जाएगा कौन सा? जायांग। क्या हो जाएगा? जायांग। क्लियर है? हमने कहा पुष्प कितने चक्र? 4 चक्र। पुष्प कितने चक्र? 4 चक्र। पहला कौन सा? बाह्य दल पुंज। दूसरा कौन सा? दल पुंज। तीसरा कौन सा? तीसरा आपका होता है पुमंग। और चौथा कौन सा? जायांग। चलिए आइए पहले हम चेक करेंगे कौन सा? बाह्य दल पुंज। पुंज करेंगे बाह्य दल पुंज। तो बताओ बाह्य दल पुंज किससे मिलकर बना है? बाह्य दल से। और ये क्या है? पुष्प का सबसे बाह्य चक्र। अगर आप देखे होंगे पुष्प किस अवस्था में हो? कली की अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? कली की अवस्था में। तो जो सबसे बाहर हरी पत्ती होती है उसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल। क्या बोलेंगे? बाह्य दल। और एक ही पत्ती होती है क्या? नहीं, बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं ना। तो बाह्य दलों के जब बाह्य दल कई सारे संयुक्त रूप से मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। या बाह्य दलों के समूह को हम क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। तो कहेगा बाह्य दल पुंज किसे कहेंगे? तो बोलोगे पुष्प का यह सबसे बाहरी चक्र होता है। पुष्प का यह सबसे बाहरी क्या होता है? चक्र होता है। कौन होता है? बाह्य दल पुंज। जो बाह्य दल पुंज होता है यह पुष्प का सबसे क्या होता है? बाहरी चक्र होता है। या बोल देना, यह पुष्प का सबसे क्या होता है? प्रथम चक्र होता है। इसका निर्माण किससे होता है? बाह्य दल पत्रों के समूह से। इसका निर्माण किससे होता है? बाह्य दल पत्रों के समूह से। जब बाह्य दल पत्र क्या करते हैं? मिलते हैं, तो क्या बनेगा? बाह्य दल पुंज। जब बाह्य दल पत्र करते हैं मिलते हैं तो क्या बनता है? बाह्य दल पुंज। तो इसका निर्माण बाह्य दल पत्रों के समूह से मिलकर हुआ होता है। बताओ बाह्य दल पुंज के लोग नहीं हुआ। कहेगा बाह्य दल पुंज किसे कहेंगे? तो बोलना पुष्प का सबसे बाहरी चक्र। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज। इसका निर्माण किससे होता है? बाह्य दल पत्रों के समूह से। जब कई बाह्य दल पत्र आते क्या हैं साथ में तब क्या बनता है? तो जब कई बाह्य दल पत्र आते हैं समूह में तो बाह्य दल पत्रों के समूह को हम कहते क्या हैं? बाह्य दल पुंज। इतना क्लियर है? अब बाह्य दल पत्रों का जो रंग होता है, बाह्य दल पत्रों का बाह्य दल पत्रों का जो रंग होता है वो होता है हरा। बच्चों, जो बाह्य दल पत्रों का रंग होता है वो होता क्या है? हरा। क्या होता है? हरा। क्लियर है? चलिए बोलो अब क्या इसको पढ़ लो। क्या पढ़ना है? कार्य। किसका कार्य? बाह्य दल पुंज का। तो जो बाह्य दल पत्र होता है या बाह्य दल पुंज होता है वह जब पुष्प किस अवस्था में? कलिका अवस्था में होता है। जब पुष्प किस अवस्था में होता है? कलिका अवस्था में होता है। तो उसी क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। जिससे जो क्या है कीड़े मकोड़े हैं बाहर वाले वो आके उसके अंदर वाले भाग को खा ना सके। जिससे जो बाहर वाले कीड़े मकोड़े हैं वो उसके अंदर वाले भाग को आके खा ना सके। क्लियर है? तो कहेगा वो इसका कार्य बताओ। तो बोल देना कि बाह्य दल पुंज जब पुष्प किस अवस्था में होता है? कलिका अवस्था में होता है तो वह उसी करता क्या? रक्षा करता है। बताओ बाह्य दल पुंज खत्म करें।
कहेगा बाह्य दल पुंज किसे कहेंगे, तो बोलना पुष्प के सबसे प्रथम चक्र को हम बोलते क्या हैं, बाह्य दल पुंज। इसका निर्माण बाह्य दल पत्रों के समूह से मिलकर हुआ होता है, या बाह्य दल पत्रों के समूह को ही हम बोलते क्या हैं, बाह्य दल पुंज। क्लियर है। बोलोगे कि इसका रंग होता क्या है, हरा। इसका रंग का होता है हरा। और जब पुष्प किस अवस्था में होता है, कली की अवस्था में होता है, मतलब कली की अवस्था में होता है, तब यह इसी करता क्या रक्षा करता है। बताओ बाह्य दल पुंज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं किस बारे में, दल पुंज के बारे में। किसके बारे में, दल पुंज के बारे में। तो बोलना कि दल पुंज का निर्माण, यहाँ बाह्य दल पुंज था तो किससे निर्माण हुआ, बाह्य दल पत्र से। अब यहाँ कौन है, दल पुंज, तो यहाँ कौन आएगा, दल पत्र आएगा। हमने कहा यहाँ पे कौन आएगा, दल पत्र। यहाँ कौन आएगा, दल पत्र। क्लियर। बताओ जब कई दल पत्रों को समूह में लाएंगे, या दल पत्रों के समूह को, एक पत्ती तो क्या बोलोगे, दल। अगर एक पत्ती आएगा तो उससे क्या बोलोगे, दल। चाहे बोलना दल, चाहे बोलना दल पत्र। अगर कई दल पत्रों को समूह में ला देंगे, कई दल पत्रों के समूह को हम क्या बोलेंगे, दल पुंज। पुंज में क्या होता है, समूह। पुंज में क्या होता है, समूह। तो कई दल पत्रों के समूह को हम बोलते क्या हैं, दल पुंज। दल पुंज होता है, ये बताओ बाह्य दल पुंज बताए थे, बाह्य दल पुंज पुष्प क्या होता है, प्रथम चक्र या बाह्य चक्र। तो दल पुंज जो होता है वह बाह्य दल पुंज के भीतर स्थित होता है, या बोलना दल पुंज जो होता है वह बाह्य दल पुंज होता है, वह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, वह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। बोलोगे, कहेगा कि दल पुंज किसे कहेंगे, बोलना कि पुष्प के दूसरे चक्र को, पुष्प के दूसरे चक्र को, जो कि किसके, बाह्य दल पुंज के भीतर क्या होता है, इस होता है, उसे हम बोलते क्या हैं, दल पुंज। क्या बोलते हैं, दल पुंज। दल पुंज का निर्माण किससे होता है, बाह्य दल पत्रों के समूह से। अर्थात बाह्य दल पत्रों के समूह को ही, बाह्य दल पत्रों के समूह को ही हम कहते क्या हैं, दल पुंज। क्या बोलेंगे, दल पुंज। क्लियर है। अब पढ़ लो, इसका भी क्या पढ़ना पड़ेगा, कार्य। इसका भी क्या पढ़ना पड़ेगा, कार्य। कार्य क्या है तो बताया, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग ये होता है रंगीन। ये क्या होता है, रंगीन। जैसे गुलाब में रंग कैसा होता है, लाल होता है ना। गुलाब में रंग कैसा होता है, लाल। और जैसे गेंदे के फूल में होता क्या है, पीला होता ही नहीं होता है। तो जो लाल रंग देख रहे हैं गुलाब में, वह किस कारण है, दल पुंज कारण। किस कारण है, दल पुंज के कारण। जैसे गुड़हल में हो गया, गुड़हल में क्या होता है, गुड़हल की जो पत्तियाँ होती क्या होती हैं, लाल होती हैं। क्लियर है। दल पुंज क्लियर नहीं होता है। दल पुंज कैसे कहेंगे, बोलना पुष्प का दूसरे चक्र को, पुष्प के दूसरे चक्र को हम बोलते क्या हैं, दल पुंज। यह चक्र बाह्य दल पुंज के भीतर क्या होता है, होता है। यह चक्र बाह्य दल पुंज के भीतर स्थित होता है। आगे बोलना कि दल पत्रों के समूह को, दल पत्रों के समूह को, या इसका निर्माण दल पत्रों के समूह से मिलकर हुआ होता है। बोलोगे यह होते क्या हैं, रंगीन। यह होते क्या हैं, रंगीन। अब पढ़ना क्या है, इनका कार्य। क्या पढ़ना है, इनका कार्य। अब बता, हमने कहा ये होते क्या हैं, रंगीन। क्या होते हैं, रंगीन। ये रंगीन क्यों होते हैं, रंगीन क्यों होते हैं। पहली बात, ये उत्पन्न करते क्या हैं, सुगंध। क्या उत्पन्न करते हैं, सुगंध। कौन, दल पुंज या दल पत्र। और साथ में आप जैसे क्या देखे, गुलाब का फूल। क्या देखे, गुलाब का फूल। तो जाते हो ना तोड़ने, उसे देखकर अट्रैक्ट होते कि नहीं होते हो, उसे देखकर आकर्षित होते कि नहीं होते हो, बताओ पहले। उसे देखकर आकर्षित होते हो। तो वैसे ही ये दूसरे यह करते क्या हैं, जो दलपुंज जो हैं, जो कौन है, दलपत्र हैं, यह किसको, कीड़े मकोड़े को, या कीड़े या मक्खियों इत्यादि को करते क्या हैं, आकर्षित। क्या करते हैं, आकर्षित। या ऐसे खत्म कर दो, इसको न लिख पा दो, ऐसे लिख दो कि इनका कार्य क्या है। तो यह पुष्प में आकर्षण प्रदान करते हैं, यह पुष्प में आकर्षण प्रदान करते हैं। क्लियर है। बताओ कार्य क्लियर नहीं हुआ। बोलोगे दलपुंज किसे कहेंगे, बोलना कि दलपुंज जो होता है वह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, या बाह्य दलपुंज के भीतर क्या होता है, इस होता है। बोलोगे कि दलपुंज का निर्माण बाह्य दलपत्रों के समूह से मिलकर हुआ होता है, अर्थात बाह्य दलपत्रों के समूह को ही हम कहते क्या हैं, दलपुंज। बोलना इसका रंग होता है, ये होते हैं क्या है, रंगीन। और यह पुष्प में आकर्षण का करते हैं, कार्य करते हैं। यह पुष्प में आकर्षण करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे जो अन्य कीड़े मकोड़े हैं वह पुष्प पर आकर करते हैं, बैठते हैं। जैसे तितली हो गया, भौरा हो गया, और कौन हो गया, कीड़ा हो गया। क्लियर है। बताओ, तो जो कीड़े मकोड़े भौरे हो गए, इन सबको करते क्या, आकर्षित करते हैं, जिससे वो आके किस पे बैठे हैं, पुष्प पे। बताओ दलपुंज क्लियर हो कि नहीं हुआ। अब आओ कौन आओगे, पुमंग। आप कौन बात करेंगे, हम पुमंग। हमने कहा ये क्या था आपका, बाह्य दलपुंज। ये क्या था, दलपुंज या दलपत्र बोलना ना। अब कौन आएगा, पुमंग। कौन आएंगे आप, पुमंग। तो जो पुमंग होता है वह पुष्प का होता का है, नर जनन। पाठ कौन सा जन पढ़ रहे हैं आप, लैंगिक। तो लैंगिक बताया थे, एक होगा नर, क्या होगा मादा। तो पुष्प का जो नर होता है वह कहाँ बैठा रहेगा, पुमंग पर, या वह कहाँ स्थित होगा, पुमंग पर। तो बोलना जो पुमंग होता है वह पुष्प का नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। अर्थात पुष्प का नर जनन अंग कहाँ स्थित है, पुमंग पर।
क्लियर है। अब यहाँ सुनो, अगर एक पुमंग अगर एक चीज़ रहेगा तो क्या बोलेंगे? पुंकेसर। अगर एक चीज़ रहे क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और कई सारे पुंकेसर आ जाएंगे, पुंकेसरों के समूह को हम क्या बोलेंगे? पुमंग। तो बोलना पुमंग का निर्माण पुंकेसरों के समूह से मिलकर हुआ होता है, अर्थात पुमंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पुंकेसर। पुमंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पुंकेसर। बताओ पुमंग के लोग नहीं पा कहीं पुमंग किसे कहेंगे? बोलना कि पुमंग पुष्प का क्या होता है? नर जननांग होता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह इसका निर्माण पुंकेसरों के समूह से मिलकर हुआ होता है, अर्थात पुंकेसरों के समूह को ही हम कहते क्या हैं? पुमंग। अर्थात पुमंग की सबसे छोटी इकाई, पुमंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पुंकेसर। खत्म करें। अब सुन लो और कुछ बातें इसमें। देखो पुमंग, हमने कहा अगर एक चीज़ रहेगा क्या बोले? पुंकेसर। अगर एक चीज़ रहे क्या बोलेंगे? पुंकेसर। अब ये बताओ ये पूरा चीज़ क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? 2। पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? 2। एक जो होती है पतली, यहाँ से यहाँ तक संरचना को, एक जो होती है पतली रस्सीनुमा संरचना, पतली रस्सीनुमा संरचना, इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? पुतंतु। इसे हम क्या बोलेंगे? पुतंतु। और जो होती है ऊपरी फूली संरचना, उसे हम बोलते हैं परागकोश। उसे हम क्या बोलेंगे? परागकोश। तो बोलना है कि प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग? 2। प्रत्येक पुंकेसर कितने भाग? 2। प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग? 2। पहला बता दिए कि प्रत्येक पुंकेसर में उपस्थित निचला रस्सीनुमा संरचना, निचला पतली धागेनुमा संरचना को हम बोलते क्या हैं? पुतंतु। हम क्या बोलेंगे? पुतंतु। बोलते हैं क्या है? फिलामेंट। और इस पुतंतु के ऊपर उभरी संरचना को, पुतंतु के ऊपर उभरी हुई फूली संरचना को हम क्या बोलेंगे? परागकोश। हमने कहा पुतंतु के ऊपर उभरी हुई फूली संरचना का बोलेंगे हम परागकोश। बताओ पुंकेसर के लिए होगा नहीं हुआ? पुंकेसर या पुमंग के लिए होगा नहीं हुआ? क्या पुमंग किसे कहेंगे? तो बोलना कि पुष्प का नर जननांग किस पर? पुमंग पर या पुंकेसर पर क्या होता है? इस होता है। जब कई सारे पुंकेसर आते क्या हैं? समूह में, साथ में, तब का बनता है पुमंग, या पुंकेसरों के समूह को हम बोलते क्या हैं? पुमंग। हमने कहा कि जो पुंकेसर होता है वह पुमंग की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बोले प्रत्येक पुंकेसर कितने भाग? 2। एक होता है परागकोश, एक क्या होता है? पुतंतु। हमने कहा कि जो किसके? पुंकेसर की निचली जो रस्सीनुमा या धागेनुमा होती है संरचना होती है, पतली धागेनुमा जो क्या होती है? संरचना होती है, उसे हम बोलते क्या हैं? पुतंत। और पुतंत के ऊपर उभरी हुई फूली संरचना को, पुतंत के ऊपर उभरी हुई फूली हुई संरचना को हम बोलते क्या हैं? परागकोश। हम क्या बोलेंगे? परागकोश। बताओ तीसरा क्लियर नहीं हुआ? तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ? अब पढ़ेंगे इसके बारे में, जायांग के बारे में। किसके बारे में? जायांग के बारे में। हमने कहा अगर एक चीज़ रहेगा क्या बोलोगे? इस तरीके से अंडप, इस तरीके से या अंडप। यहाँ आओ, पुष्प का जो मादा जनन होता है, पुष्प का जो मादा जनन अंग होता है, मादा जनन अंग, वह किस पे आके रहेगा? जायांग। स्त्री केसर पे। अगर एक चीज़ तो स्त्री केसर या अंडप, अगर इसमें स्त्री केसरों या अंडपों के समूह को हम क्या बोलेंगे? जायांग। स्त्री केसरों या अंडपों के समूह क्या बोलेंगे हम? जायांग। अगर जायांग किसे कहेंगे? तो बोलना कि पुष्प का मादा जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग किसमें? जायांग में क्या होता है? इस होता है। बोलोगे कई अंडपों के समूह से क्या बनता है? जायांग। कई अंडपों के समूह से क्या बनता है? जायांग। या अंडपों के समूह को ही बोलते कहाँ है? जायांग। अंडपों के समूह को ही हम बोलते कहाँ हैं? जायांग। अब जायांग में भी कितने भाग होते हैं? 2, 3। जायांग में भी कितने भाग होते हैं? 3। आओ चेक करें कौन कौन सा। पहला आपका होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र। पहला कौन होगा? वर्तिकाग्र। दूसरा आपका होगा वर्तिका, और तीसरा आपका होगा अंडाशय, ओवरी, अंडाशय। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम? वर्तिकाग्र। बीच वाला पार्ट होगा आपका वर्तिका, और ये वाला पार्ट होगा आपका अंडाशय। कौन हो जाएगा? अंडाशय। क्लियर है? चलिए बोलो जायांग क्लियर नहीं हुआ? बोलना जायांग किसे कहेंगे? तो बोलना कि पुष्प का मादा जनन अंग क्या होता है? जायांग होता है। जायांग का निर्माण कई अंडपों के समूह से मिलकर हुआ होता है, अर्थात जायांग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अंडप। जायांग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अंडप। बोलना कि प्रत्येक अंडपों के कितने भाग? 3 भाग। प्रत्येक अंडपों के कितने भाग? 3 भाग। पहला कौन सा? वर्तिका। दूसरा कौन सा? वर्तिकाग्र। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा कौन सा? अंडाशय। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा कौन सा? वर्तिका, तीसरा कौन सा? अंडाशय। चलो आप सब पढ़ लेते हैं। कहेगा वर्तिकाग्र किसे कहेंगे? तो बोलना अंडपों का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। अंडप का सबसे ऊपरी भाग, अंडप है ना पूरा, ये पूरी चीज़ क्या है? अंडप। तो बोलना अंडप का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। वर्तिका खत्म करें। बोला अंडप का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। अब आ जाओ कौन सा है? वर्तिका। अब कौन सा है? वर्तिका। तो बोलना कि
अंडक का वह सिरा जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, और जो होता क्या है सक्रियनुमा। यहाँ बताओ सकरा है कि नहीं है, यहाँ बीच में सकरा हो गया नहीं हो गया, पतला हो गया ना। तो बोलना कि अंडक का वह भाग जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से करता जोड़ने कार्य करता है, वर्तिकाग्र को अंडाशय जोड़ने करता है कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं वर्तिका, उसे हम क्या बोलेंगे वर्तिका। वर्तिका खत्म करें। अब आ जाओ कौन सा अंडाशय, कौन सा अंडाशय। तो बोलना कि अंडक के सबसे निचले स्थित, सबसे नीचे स्थित या उसके आधार तल में स्थित, अंडक के आधार तल में स्थित गोलाकार फूली संरचना को, गोलाकार फूली हुई संरचना को हम बोलते क्या है अंडाशय। गोलाकार फूली संरचना बोलते क्या है अंडाशय। और अंडाशय में ही होते क्या है मादा युग्मक, अंडाशय में ही होते क्या है मादा युग्मक। अंडाशय क्लियर नहीं हुआ, बोलो अंडाशय कैसे कहेंगे। तो क्या बोलना कि अंडक के आधार तल में या अंडक के नीचे स्थित गोलाकार फूली हुई संरचना को, गोलाकार फूली हुई संरचना को हम बोलते क्या है अंडाशय। अंडाशय के भीतर ही होता क्या है मादा युग्मक, अंडाशय के भीतर होता क्या है मादा युग्मक। बताओ खत्म करें, सब चीज़ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बताओ पहले हम पढ़े थे क्या पुष्प की संरचना, क्या पढ़े थे पुष्प की संरचना, ये परिभाषित कराते हैं। पुष्प में कितने चक्र, 4 चक्र होते हैं। पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पहले बता दिए बाह्य दलपुंज, दूसरा बताया दलपुंज, तीसरा कौन बताया पुंमंग, चौथा कौन सा जयांग। अगर बात करें बाह्य दलपुंज तो बोलना पुष्प का सबसे प्राथमिक चक्र या सबसे बाह्य चक्र को हम बोलते क्या है बाह्य दलपुंज। इसका निर्माण बाह्य दलपत्रों के समूह से मिलकर हुआ होता है। अगर एक दल है तो उसे दलपत्र बोलेंगे, अगर दलपत्रों का समूह है, बाह्य दलपत्रों का क्या है समूह, क्या बोलेंगे बाह्य दलपुंज। अब बोले कि इसका रंग ये होता क्या है हरे रंग का, और इसका कार्य क्या है, तो यह जब पुष्प किस अवस्था में होता है, कलिका अवस्था में होता है। यह जब पुष्प किस अवस्था में होता है, कलिका अवस्था में होता है, तो उसकी कर्ता क्या रक्षा करता है। अगला कौन सा बताया, अगला हम बताए कौन सा दलपुंज, तो बताया पुष्प का दूसरे चक्र को, पुष्प के दूसरे चक्र को जो बाह्य दलपुंज के क्या होता है अंदर स्थित होता है, उसे हम बोलते क्या है दलपुंज, क्या बोलेंगे दलपुंज। इसका निर्माण दलपत्रों के समूह से मिलकर हुआ होता है, इसका निर्माण दलपत्रों के समूह से मिलकर हुआ होता है। बता दिए इसका रंग ये होते क्या है रंगीन, और यह पुष्प में आकर्षक अंक का कार्य करते हैं, अर्थात यह भंवरों, कीड़ों, तितलियों इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला बताया कौन सा पुमंग, क्या बताया पुमंग, तो बता दिए पुमंग पुष्प का नर जनन अंग वो कहाँ से होता है पुमंग पर, पुष्प का नर जनन अंग कहाँ से होता है पुमंग पर। बता चुके पुमंग का निर्माण होता है कैसे, पुंकेसरों के समूह से। जब कई पुंकेसर आते क्या हैं साथ में, जब कई पुंकेसर आते कैसे हैं साथ में, तब बनता का है पुमंग। अब बता दिए कि प्रत्येक पुंकेसर कितने भाग दो, प्रत्येक पुंकेसर कितने भाग दो। जो निचला भाग होता है पतली रस्सी में संरचना होती है, जो निचला प्रत्येक पुंकेसर का निचली जो पतली प्रत्येक पुंकेसर का जो निचला पतलानुमा क्या संरचना होती है, रस्सी में संरचना होती है, उसे बोलते क्या है पुतंत्र। और पुतंत्र के ऊपर उभरी हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं परागकोश। पुतंत्र के ऊपर उभरी संरचना को हम क्या बोलते हैं परागकोश। ये भी खत्म। अगला कौन जयांग, कौन आओगे जयांग, तो बोलना कि जयांग पुष्प का महाजनन होता है, अर्थात पुष्प का महाजनन जयांग पर क्या होता है इस होता है। हमने कहा कि जब कई स्त्रीकेसर आते क्या हैं समूह में, स्त्रीकेसरों के समूह को हम बोलते क्या है जयांग, अर्थात जयांग की सबसे छोटी इकाई, जयांग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है स्त्रीकेसर या अंडक, स्त्रीकेसर या अंडक। अब बताया कि अंडक प्रत्येक अंडक में कितने भाग, 3, प्रत्येक अंडक कितने भाग 3 समझिए। वो सबसे ऊपरी वाला कौन होगा वर्तिका, बोलो बढ़िया रहेगा, बोलेंगे बढ़िया रहेगा। सबसे ऊपरी वाला भाग कौन होगा वर्तिकाग्र, बीच वाला कौन होगा वर्तिका, नीचे वाला कौन होगा फूल कौन होगा अंडाशय। अगला कहेगा सबसे पहले बताओ कौन सा, पहले बताना किसके बारे में, वर्तिकाग्र के बारे में बताना आपको है, किसके बारे में वर्तिकाग्र के बारे में। तो बोलना कि अंडक का सबसे ऊपरी सिरा या ऊपरी भाग कहलाता क्या है वर्तिकाग्र। अब आओगे कौन सा वर्तिका, तो बोलना कि अंडा किसका अंडक का वह भाग जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है, और जो होता है क्या है सक्रियनुमा, जो क्या होता है सक्रियनुमा, उसे हम क्या बोलते हैं वर्तिका, उसे हम क्या बोलेंगे वर्तिका। अगला कौन सा अंडाशय, कौन आओगे अंडाशय, तो बोलना कि अंडक का निचला भाग या आधार तल पर स्थित भाग जो कि होता क्या है गोलाकार फूलीनुमा क्या संरचना होती है, जो कि होती है गोलाकार फूलीनुमा क्या संरचना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं अंडाशय, उसे हम क्या बोलेंगे अंडाशय। अब बोलना अंडाशय में ही बनता का है मादा युग्मक, अंडाशय में ही बनता का है मादा युग्मक। तो बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हो लेक्चर आपको, ये टॉपिक समझ में आया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पुष्प क्या होता है, उसके बाद पुष्प की संरचना क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, पुष्प कौन जन्म करता है, बता चुके नहीं बता चुके, ये बता चुके कि पुष्प में मादा युग्मक कहाँ बनता है, मादा जनन कहाँ स्थित होता है, अंडा जनन कहाँ स्थित होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार के पौधे में पुष्प बनते हैं, किस प्रकार के पौधे में पुष्प बनते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि पुष्प का मादा जनन अंग पुष्प के किस भाग पर स्थित होता है,
तीसरा आपका क्वेश्चन है कि पुष्प का न जन रंग पुष्प के किस भाग पर आपका स्थित होता है। पुष्प का न जन रंग पुष्प के किस भाग पर स्थित होता है। चौथा आपका क्वेश्चन है कि बाह्य दलपुंज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बाह्य दलपुंज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। पांचवा आपका है कि दलपुंज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। खत्म करें, इतना क्वेश्चन आपका आंसर दीजिए बस। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अब बताइएगा लेक्चर कैसे लगा आपको, इसमें कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया। जो टॉपिक आपको समझ ना आया हो उसे बेझिझक कहाँ लिखना है आपको, कमेंट बॉक्स में। और जितने भी आप क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लिखना कहाँ है आपको, कमेंट बॉक्स में। अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर क्या होगा, याद होगा, जिससे हमको भी पता लगेगा आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अब बायोलॉजी का लेक्चर आप लोग का आता रहेगा रेगुलरली, तो पढ़ते रहिए इसे। तब तक के लिए नमस्कार।